आप सब देखने वालों को मेरा सलाम। आज का टॉपिक स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड के बारे में है, जिसे हम लोग इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के इंटरनल रिस्पांस फाइंड करते हैं। तो इन इनिशियल स्टेप वी विल कंपेयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड को कंपैटिबिलिटी या फोर्स मेथड भी कहा जाता है। अगर उसी 3 स्टेप्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन और इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अगर हम लोग उन इक्वेशंस को इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ले तो उसे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड फोर्सी मेथड का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो उसमें प्राइमरी अननोन फोर्स होता है। याद रखना, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में प्राइमरी अननोन फोर्स ही होता है। उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन और थर्ड स्टेप है इक्विलिब्रियम इक्वेशन, देन सॉल्विंग टू फाइंड द इंटरनल रिस्पांस एंड ड्राइंग द शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये बेसिक खुलासा है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के बारे में, जिसके डिटेल वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है। और दूसरा स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, जो कि आज का मद्वा भी स्टिफनेस मैट्रिक्स के बारे में है। स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड का ओरिजिनेशन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से है। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड ट्रसेस में इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि उसमें हम लोग फिक्स एंड मोमेंट मालूम करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में। यहाँ पे स्लोप मैट्रिक्स स्टिफनेस मैट्रिक्स में हम लोग ट्रसेस में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्रसेस में तो एंड मोमेंट नहीं होता, यानी फिक्स एंड मोमेंट नहीं होता। इसका मॉडिफाई फॉर्म यानी ओरिजिन स्लोप डिफ्लेक्शन ही मेथड से है, लेकिन उससे मुख्तलिफ है। याद रखना ये फ़र्क, ओरिजिन वहाँ से है स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड का। तो यहाँ पे प्राइमरी अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट है। तो फिर इसके बाद कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, देन इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करके इंटरनल रिस्पांस और ड्राइंग द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। तो ये एक जिस्ट है इस पूरी स्लाइड का। और स्लोप डिफ्लेक्शन का जो मॉडिफाइड फॉर्म है स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, ये कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो इसी मेथड पे काम करते हैं। और जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड है वो कुछ 4 अननोन तक हम लोग यानी रिडंडेंट तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे अगर मोर देन हो तब हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। फ़र्ज़ करें अगर रिडंडेंट किसी भी बिल्डिंग में नंबर ऑफ यानी इनडिटर्मिनेसी 100 हो, 1000 हो, तब हम लोग ये स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं। फोर्स मेथड से नहीं होगा वो। फिर कंप्यूटर्स के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो स्टिफनेस मैट्रिक्स ही पर काम के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड को समझने से पहले हम लोग इसके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट पॉइंट्स समझते हैं, जो कि इसी मेथड में यूज़ होता है। तो ट्रसेस के लिए हम लोग समझ रहे हैं, तो ट्रसेस के लिए हम लोगों ने सबसे पहले समझना है कि नोड्स होता क्या है। बहुत ही बेसिक है, नोड्स इसमें इस्तेमाल होंगे। नोड्स क्या है? एनी पॉइंट जिस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अननोन हो उस पॉइंट को हम लोग नोड कहेंगे। वो ज्वाइंट भी हो सकता है, मिड ऑफ द मेंबर भी हो सकता है। जहाँ पे भी आपने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है तो उस पॉइंट को आपने नोड नाम देना है। फिर इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट्स। एक है ग्लोबल कोऑर्डिनेट, एक है लोकल कोऑर्डिनेट। ग्लोबल कोऑर्डिनेट यानी किसी भी पॉइंट से अगर आपने डिस्टेंसेस अज्यूम करनी है या लेनी है, या वो आपने रेफरेंस लेना है, रेफरेंस पॉइंट लेना है, तो उस एक्सिस को ग्लोबल एक्सिस कहेंगे। यानी फ़र्ज़ करें ये एक एक्सिस में यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे ओरिजिन है, तो ओरिजिन से मैंने डिस्टेंसेस यहाँ पे इस पॉइंट की लेनी है। तो ये ओरिजिन से तो ये डिस्टेंसेस क्या होगा, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा इसको ग्लोबल कोऑर्डिनेट कहेंगे। फिर इसके बाद आता है लोकल कोऑर्डिनेट। हर मेंबर यानी ये मेंबर है, मेंबर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है, क्योंकि हम लोग 2D में 2D प्लेन ले रहे हैं। तो इसका जो अपना एक्स यहाँ पे होगा और वाई यहाँ पे 90 डिग्री पे होगा। तो ये इसका एक्स वाई लोकल कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे।
तो आपने समझा कि ग्लोबल कोऑर्डिनेट क्या होता है और लोकल कोऑर्डिनेट क्या होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होता है। याद रखिए, एक होता है फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसके फिर दो अकसाम में, फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरा है फिक्स्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी ओवरऑल है कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके दो अकसाम है, फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरा है फिक्स्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी को फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं, यानी वो पॉइंट जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अनकंस्ट्रेंड हो, यानी वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, उस पॉइंट को काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कहते हैं। यानी जितने भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अनकंस्ट्रेंड हो, यानी अलाउएबल हो, तो उस के जितने भी पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट अलाउएबल हो, यानी हो सकता है, उसको फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है और यहाँ पे पिन सपोर्ट है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है और यहाँ पे भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे फिक्स टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 1 2 3 4 है, यानी जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। फिर यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये मतलब है, यानी जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यहाँ पे 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसमें फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है और फिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? जहाँ पे सपोर्ट हो उसको फिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। यहाँ पे फिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम है और यहाँ पे भी फिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम है। याद रखिए, यहाँ पे एक सर्वाई एक्सिस को मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ कि यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस के अराउंड वो भी हो सकता है और वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, तो मैं उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। यानी 2 पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और 2 पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। ये जो 3 है इस पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और 4 पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो इसको फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। इस एग्जांपल में यहाँ पे सपोर्ट है, इस पे फिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम है और यहाँ पे भी फिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसको मैं फिर फर्दर समझाऊंगा कि वाई एक्सिस पे भी तो डिस्प्लेसमेंट आ सकती है, उस पे आपने नहीं जाना। यहाँ तक आपने ये समझना है कि फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है और फिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। फ्री डिग्री वो होता है, फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, उसको काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी भी कहते हैं। और फिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम वो है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलाउएबल ना हो, कंस्ट्रेंड हो, तो उसको फिक्स्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, बेसिक प्रिंसिपल और स्टेप ये है कि सबसे पहले आपने नोड्स को नाम देने हैं, यानी जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो सकती है उसको आपने नाम देना है। 1 2 3 4 इस तरह नाम देने हैं। या यहाँ पे फिर आपने मेंबर्स को भी नाम देने हैं। ये मेंबर्स है ए बी या 1 2 1 3 2 4 3 4 2 3, ये सारे मेंबर्स है। तो आपने मेंबर्स को एक नाम देना है। फिर इसके बाद आपने जो एक्सिस है ग्लोबल कोऑर्डिनेट या लोकल कोऑर्डिनेट, उसको आपने अज्यूम करना है या वो कंसिडर करना है। ये कुछ पॉइंट से उसको फर्दर भी समझेंगे। तो यहाँ तक ये थी कि अगर कोई मेंबर ले तो उसका लोकल कोऑर्डिनेट उसी मेंबर पे ही आता है, यानी लोकल मतलब उसी मेंबर के यानी ये एक मेंबर है तो इसके पैरेलल में जो एक्सिस है उसको हम लोग एक्स नाम देते हैं, याद रखिए। और इसके जो परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसको हम लोग वाई नाम देते हैं या एक्स डैश वाई डैश इस तरह नाम देते हैं। तो लोकल कोऑर्डिनेट, ग्लोबल कोऑर्डिनेट, फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ तक आपने समझा। इसके बाद आते हैं मेंबर स्टिफनेस और लोकल स्टिफनेस, जिसको के डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। मेंबर स्टिफनेस ये कि लोकल कोऑर्डिनेट पे अगर हम लोग स्टिफनेस ले तो उसको मेंबर स्टिफनेस या लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स कहते हैं।
फिर ग्लोबल अगर ग्लोबल एक्सिस को मैं रेफरेंस लूँ तब स्टिफनेस कैलकुलेट करो फॉर ईच मेंबर, उसको फिर ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको कैपिटल के से लिए रिप्रेजेंट करते हैं। एक को के डैश स्मॉल के डैश और दूसरे को स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स को स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर स्टिफनेस, उसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग असिम्बल करते हैं स्टिफनेसिस को, ग्लोबल स्टिफनेसिस को हम लोग या मेंबर स्टिफनेसिस को असिम्बल करते हैं यानी ऐड करते हैं। टोटल स्टिफनेस को फिर स्ट्रक्चर स्टिफनेस कहते हैं। ये स्टेप्स आपको जब हम लोग एग्जांपल करेंगे तब सही से समझ में आएगा, तो वहाँ तक आप इंतज़ार करें। यहाँ तक ये समझे कि स्ट्रक्चर स्टिफनेस क्या कहलाता है, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल स्टिफनेस और मेंबर स्टिफनेसिस। अभी एक चीज़ डिराइव करेंगे कि लोकल स्टिफनेस क्या होगा, लोकल स्टिफनेस का मैट्रिक्स क्या होगा। तो उसको डिराइव करने के लिए हम लोग एक फ्रेम का मेंबर लेते हैं। फ्रेम का मेंबर कुछ यूँ है कि एक साइड पे सपोर्ट है और दूसरी साइड पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया थ्रू सपोर्ट यानी टुवर्ड सपोर्ट। एक फोर्स मैंने QN अप्लाई किया है, मींस क्यू नियर, तो QN मैंने अप्लाई किया, तो इस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट इस मेंबर में आएगी। उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने DN नाम दिया। तो यानी फोर्स QN अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट इसकी वजह से आएगी, DN आएगी। तो अभी हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सियल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये तो स्ट्रेस का डेफिनेशन है। फिर इसी तरह हम लोग ये भी जानते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये भी हम लोग जानते हैं। फिर हमें पता है कि हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, तो यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। फिर स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, स्ट्रेस का फार्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हम लोग के पास QN है और डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो स्ट्रेस की जगह मैंने ये लिखा। फिर लेंथ, इसकी टोटल जो लेंथ है उसका मैंने टोटल लेंथ L नाम दिया और इसकी लेंथ में कुछ चेंज आए फोर्स की वजह से, तो स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ को मैंने DN नाम दिया है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ को मैंने L नाम दिया। तो स्ट्रेन इसके बराबर है, स्ट्रेस QN डिवाइडेड बाय A के बराबर है और स्ट्रेन DN डिवाइडेड बाय L के बराबर है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेन की वैल्यू पुट करूँगा और स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू पुट करूँगा, तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी। QN डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस इनटू DN बाय L, ये इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए मैं A दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगा, तो इक्वेशन ये बनेगा QN इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई L इंटू DN। तो ये तो मैंने इस साइड से फोर्स अप्लाई की, इस साइड से फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी एक फोर्स सपोर्ट पे प्रोड्यूस होगी, तो वो QF में नाम देता हूँ। तो वही फोर्स बराबर होगी इस QN की, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगी, याद रखना, क्योंकि AF इस फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो इसको रेजिस्ट बैलेंस करने के लिए डायरेक्शन उस फोर्स का ये होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो यहाँ पे QF डैश यानी इस साइड से जो फोर्स होगी वो बराबर होगी QN फोर्स की। तो QN फोर्स की वैल्यू क्या है, EA डिवाइडेड बाई L इंटू DN, लेकिन अपोजिट साइन, तो ये वैल्यू आ गई। अभी उसी तरह कि अगर मैं फोर्स इस साइड से अप्लाई करूं पहले, तो यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट लूँ, यानी ये कंडीशन अभी कंसिडर करें, यानी Q फार एंड से मैंने फोर्स अप्लाई किया, इसकी वजह से कुछ डिफॉर्मेशन आएगी, चेंज इन लेंथ आएगी, और यहाँ पे सपोर्ट है, तो QN डैश मैंने नाम दिया। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, यानी तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी QN डैश की, यानी इस फोर्स की वैल्यू वो इस फोर्स की बराबर होगी बट अपोजिट इन मैग्नीट्यूड होगी। तो वो QF डैश किस चीज़ से बराबर होगा, उसी तरह EA डिवाइडेड बाई L इंटू DF, यानी इस इक्वेशन से आएगा, QN की जगह QF आएगा और DN की जगह DF, यानी फोर्स जो F साइड से लग रही है, फार एंड से लग रही है, उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन फार एंड से आया उसको हम लोगों ने DF से रिप्रेजेंट किया। तो QN डबल डैश इज इक्वल टू
क्यू एफ के बराबर, क्योंकि फार एंड से जो फोर्स आ रही है उसके बराबर है, तो वो क्यू एफ बराबर है ई ए डिवाइडेड बाई एल इंटू डी एफ, लेकिन अपोजिट साइन, क्योंकि दोनों को बैलेंस करने के लिए साइन अपोजिट बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। इसी तरह क्यू एफ यानी एफ साइड से, यानी ये क्यू एफ है, एफ साइड से फिर क्या होगा, अगर ये फोर्स बराबर होगी यानी क्यू एफ साइड से फिर इसका यही वैल्यू होगी। इसका मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे फोर्स है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है, क्यू एफ लग रही है। क्यू एफ फोर्स की वजह से कुछ डिफॉर्मेशन आएगी, उसको हम लोगों ने डी एफ नाम दिया। तो इस जो बुनियादी फार्मूला है उससे हम लोगों ने पुट करना है, तो क्यू एफ इज़ इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाई एल इंटू डी एफ। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये माइनस साइन नहीं आएगा बल्कि पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि जो फोर्स का डायरेक्शन है और उसमें जो डिफॉर्मेशन है वो भी उसी डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ये एक मिस्टेक है, ये याद रखना। यहाँ पे प्लस साइन आएगा। फिर इन दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड करना है, तो यानी क्यू एन डैश को और क्यू एन यानी नियर साइड पे जो फोर्स है उसको मैंने ऐड करना है, और फार साइड पे जो फोर्स है उसको मैंने ऐड करना है। यानी क्यू एन मेरे पास क्या होगा, क्यू नियर इज इक्वल टू क्यू नियर डैश 1 और प्लस क्यू नियर डैश 2, यानी दोनों साइड पे जो नियर पे मैंने फोर्स को ऐड करना है, तो उन दोनों को मैंने ऐड करना है। तो ई ए यानी क्यू नियर क्या होगा, उसकी वैल्यू मैंने पुट की ई ए डिवाइडेड बाई एल इंटू डी एन। फिर साइन क्या आएगा, क्यू ये वाला, फिर मैंने ये पुट किया, तो माइनस ई ए डिवाइडेड बाई एल इंटू डी एफ। तो ये एक इक्वेशन ये बन गई, यानी सुपरपोजिशन मैंने अप्लाई किया, इन दोनों को ऐड किया। इसी तरह मैं अभी क्यू एफ ऐड करूँगा, तो क्यू एफ इज इक्वल टू दोनों मेंबर्स के लिए होगा। ये मैंने दो मेंबर्स लिए, एक मेंबर मैंने ये लिया और दूसरा मेंबर मैंने ये लिया। एक तरफ मैंने क्यू एफ एन अप्लाई किया और दूसरी तरफ मैंने क्यू एफ फोर वो उस साइड से अप्लाई किया, तो मेरे पास 4 इक्वेशन बन गए। याद रखिए कि लोकल स्टिफनेस में मेंबर पे जो है इक्वेशन बनेंगे वो यानी फोर्सेस लगेंगे वो 4 है, तो उन दोनों को मैंने इस साइड से भी जितने भी फोर्सेस है और इस साइड पे मैंने जितने फोर्सेस है, इस साइड को मैंने अलग जमा करना है, इस साइड मैंने अलग जमा करना है। मेरे पास 2 इक्वेशन बनेंगे, क्योंकि टेंसाइल फोर्सेस या कंप्रेशन फोर्सेस एक्सियल फोर्सेस ट्रस में होता है, तो एक्सियल कंप्रेशन भी हो सकता है, टेंसाइल भी, यानी एक ही मेंबर पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक साइड से और दूसरी साइड से। तो मेरे पास 2 इक्वेशन बनेंगे, क्यू नियर को मैंने ऐड किया और क्यू फार को मैंने ऐड किया। वैल्यू पुट की क्यू फार की वैल्यू एक ये पुट किया और क्यू फार की वैल्यू एक ये पुट की, यहाँ पे पॉजिटिव साइन याद रखना। तो ये 2 इक्वेशन बन गई, क्यू एन ये इक्वेशन ये बन गई, क्यू एफ ये इक्वेशन एक ये बन गई। अभी इस इक्वेशन को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म बहुत ही आसान है कि जो अननोन फोर्सेस थी वो एक साइड पे थी क्यू एन और क्यू एफ, इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। कौन सा मैट्रिक्स बनना, 2/1 का। फिर मैंने इक्वल टू वो जो ई ए यानी डिस्प्लेसमेंट को मैंने अलग किया और बाकी जो टर्म बचा उसको मैंने अलग किया। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तब मुझे वो जो लास्ट स्लाइड में जो इक्वेशन थी वही बनेगा। तो मेरे पास जो ये एक मैट्रिक्स ये बन गया और दूसरा मैट्रिक्स ये बन गया, ई ए बाई एल माइनस ई ए बाई एल माइनस ई ए बाई एल और ई ए बाई एल, ये एक बन गया, इन टू डी एन डिवाइडेड बाई डी एफ। अगर यहाँ पे आप प्लस साइन लगा दोगे तो आपका सारा इक्वेशन गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास जो लास्ट स्लाइड पे जो इक्वेशन थी वही बनेगा, याद रखना। अगर वो नहीं बन रहा था तो आप जो आपने ये लिए वो आपने गलत लिए, याद रखना। ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स है, यहाँ पे आप देख ले कि 2/2 का मैट्रिक्स है, तो 2/2 का मैट्रिक्स है, और ये क्या है 2/1 का मैट्रिक्स है। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तब वो मल्टीप्लाई होंगे। तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो इसके मल्टीप्लाई से जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो 2/1 का है, मतलब 2 रो आएंगे और एक कॉलम बनेगा। तो 2 रो और एक कॉलम बनेगा, तो ये 2 रो और एक कॉलम, क्यू एन की वैल्यू भी आ जाएगी और क्यू एफ की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पे अभी मैंने ई ए बाई
एल मैंने कॉमन लिए, तो क्यू एन डिवाइडेड क्यू एफ एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू ई ए बाई एल मैंने कॉमन ली, और 1 माइनस वन और 1 ये मैट्रिक्स बन गया। और यहाँ पे इसको मैंने सेम एज इट इज़ लिखा। इसको मैंने फॉर मेंबर स्टिफनेस लोकल मैट्रिक्स मैंने अज्यूम किया, तो इसको मैं स्मॉल क्यू नाम दिया। और इस सब मैट्रिक्स को मैंने ई ए बाई एल इंटू 1 माइनस वन 1 इस मैट्रिक्स को मैंने के डैश नाम दिया। के डैश क्यों नाम मैंने दिया, क्योंकि मैंने लोकल कोऑर्डिनेट से यानी लोकल एक्सिस से मैंने क्वेश्चन सॉल्व की, यानी मेंबर्स मैंने लिया, उसका जो एक्सिस था वो लोकल एक्सिस था, तो इसलिए मैंने इस मैट्रिक्स को के डैश नाम दिया। और ये जो डिफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स है उसको मैंने डी नाम दिया। तो ये इक्वेशन बन गई Q इज़ इक्वल टू के डैश डी, यानी फोर्स इज़ इक्वल टू लोकल स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो गई, हम लोग इंटरेस्टेड है के की वैल्यू डिराइव करने के लिए। तो के की वैल्यू ये है ई ए बाई एल इंटू मैट्रिक्स 1 माइनस वन इंटू 1, ये के की वैल्यू हम लोगों ने डिराइव की। ये डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बता रहा है कि अगर हम लोगों ने लोकल को ग्लोबल में चेंज करना है या ग्लोबल को लोकल मैट्रिक्स में मैंने चेंज करना है या कोऑर्डिनेट्स में मैंने चेंज करना है, तो वो किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये जो गामा एक्स है या लेमडा एक्स लेमडा वाई आपको दिखाया गया है, वो कॉस थीटा एक्स और कॉस थीटा वाई के बराबर है। ये बेसिकली कॉस थीटा है, कोसाइन रेशो है। तो कोसाइन रेशो ये एक एक्सिस है, याद रखिए कौन सा एक्सिस है, लोकल ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। और यहाँ का जो इस मेंबर का जो लोकल कोऑर्डिनेट्स है वो इसी मेंबर पे एक्स डैश और वाई डैश है। तो इस जो लोकल एक्सिस के उसको हम लोगों ने ग्लोबल एक्सिस में कन्वर्ट करना है। तो इसके ग्लोबल एक्सिस का मेंबर का जो एंगल है वो थीटा एक्स है, और वाई एक्सिस का जो ग्लोबल वाई एक्सिस का जो मेंबर के साथ जो एंगल है उसको थीटा वाई नाम दिया है। तो इस लोकल को मैंने ग्लोबल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में इक्वेशन यूज़ करना है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है 11th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे लेमडा यानी लेमडा एक्स को रिप्रेजेंट किया है कोसाइन थीटा एक्स, यानी लोकल एक्सिस को मैंने ग्लोबल एक्सिस में चेंज करना है। तो इसका जो एक्स एक्सिस है मैंने ग्लोबल में चेंज करना है, यानी लोकल को मैंने ग्लोबल में चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक्स एंड यानी यहाँ पे इस पॉइंट का जो फार एंड पॉइंट है उसका जो ओरिजिन से जो फासला है उसको एक्स एफ यानी फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस जितना भी है, यानी फार एंड डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस माइनस नियर एंड डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, यानी इसकी जो लेंथ है उसे मैंने डिवाइड करनी है। तो एक्स एफ माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाई लेंथ किस तरह निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहाँ पे मुझे लेमडा एक्स और यहाँ पे इसी तरह वाई एक्सिस के लिए फिर डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस फार एंड माइनस डिस्टेंस ऑन नियर एंड ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो इसको मैंने डिवाइड करना है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस आएगी। अगर ये तो यहाँ पे ओरिजिन में है, अगर एक्सिस कुछ दूर पे थी तब हम लोग के पास डिस्टेंसेस क्या होंगे, तो एक है एक्स एफ और एक एक्स एन यानी फार एंड माइनस नियर एंड डिवाइडेड बाई लेंथ, तो ये लेमडा एक्स आ जाएगा। इसी तरह लेमडा वाई के लिए भी इसी तरह सेम कैलकुलेशन है। यहाँ पे उसी से जो ट्रांसफॉर्मेशन जो लेमडा एक्स लेमडा वाई वो यूज़ की है। यहाँ पे अगर आप देख ले एक मेंबर है, मेंबर यहाँ पे सपोर्ट है, कहीं पे भी अगर फोर्स हम लोग अज्यूम करें लग रहा है तो इसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर उसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिजॉल्व करें ऑन ग्लोबल एक्सिस, यानी डिस्प्लेसमेंट तो लोकल एक्सिस पे हो गया, अगर उसको हम लोग रिजॉल्व करें ऑन शिफ्ट करें ट्रांसफॉर्म करें ऑन ग्लोबल एक्सिस, तब हम लोग के पास एक होगा डी एन एक्स और एक होगा डी एन वाई। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी एन है, तो उसको हम लोग ग्लोबल यानी लोकल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहा है ऑन ग्लोबल स्टिफनेस डिस्प्लेसमेंट। तो स्टिफनेस ऑन लोकल कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट ऑन ग्लोबल एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे लोकल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोगों ने डी एन नाम दिया। तो यहाँ पे हो सकता है ये डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में भी हो और एक्स एक्सिस में भी हो। तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे हो, मतलब मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ लोकल डिस्प्लेसमेंट को ऑन ग्लोबल कोऑर्डिनेट, तो वो ग्लोबल कोऑर्डिनेट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा डी एन एक्स। क्योंकि कैपिटल डी इसलिए मैंने लिखा क्योंकि मैंने जो ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करना है, ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोकल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे जितना डिस्प्लेसमेंट होगा ऑन ग्लोबल एक्सिस, वाई एक्सिस पे जितना डिस्प्लेसमेंट होगा ऑन ग्लोबल एक्सिस। तो डी एन एक्स कॉस थीटा एक्स और प्लस डी एन वाई कॉस थीटा वाई, ये इस तरह आएगा। उसी तरह कॉस थीटा एक्स कॉस थीटा वाई मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वो यूज़ किया जो लास्ट स्लाइड में मैंने कंसेप्ट समझाया। इसी तरह ये तो नियर एंड के लिए, अगर फार एंड के लिए हो तब वो डी एफ एक्स कॉस थीटा एक्स प्लस डी एफ वाई कॉस थीटा वाई वो इसी तरह आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट यानी लोकल डिस्प्लेसमेंट को मैंने ट्रांसफॉर्म किया ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट में। जो लोकल डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट में, उसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो ये याद रखना मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह लिखा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लास्ट जो मैथमेटिक्स के लेक्चर है वो आप देख ले या ख़ुद पढ़े उसको। तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता, बहुत डिटेल में होगी वीडियो, अभी भी पहुंच गई लिमिट। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशंस मैट्रिक्स फॉर्म में ली। जो लास्ट स्लाइड में जो इक्वेशन है उसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखनी है। तो मैट्रिक्स फॉर्म ये बनेगा नियर एंड के लिए और फार एंड के लिए। नियर एंड के लिए दो लोकल जो डिफॉर्मेशन थी या डिस्प्लेसमेंट थी वो उसको मैंने ग्लोबल एक्स और वाई में मैंने चेंज किया। डी एन एक्स लेमडा एक्स कॉस थीटा एक्स के बराबर है, उसको मैंने लेमडा एक्स नाम दिया। और इसी तरह कॉस थीटा वाई को मैंने लेमडा वाई नाम दिया। तो उसी को मैंने लिखा। इसी तरह फार एंड के लिए भी वही इक्वेशन इस तरह मैंने लिखा। इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। जो लास्ट इक्वेशन के जो लास्ट स्लाइड के जो इक्वेशन है वो ये है। तो इक्वेशन इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में दोनों इक्वेशन को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो ये एक मैट्रिक्स बनिएगा। इस यहाँ पे फिर आपने ये करना है कि जो लोकल में, तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म इस इक्वेशन का ये बनेगा। क्यों इस तरह बना ये तो हम लोग समझ में आएगा कि डी एन और डी एफ को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिया, लेकिन ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह आया। ये आपने कुछ इसके मैट्रिसेस के बेसिक बैकग्राउंड है। ये कितना है 2/1 का है। तो यहाँ पे ये कितने टोटल डिस्प्लेसमेंट आप लोग के पास कितने हैं ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट, डी एन एक्स डी एन वाई डी एफ एक्स डी एफ वाई यानी 4 है। तो इसको मैंने इस तरह लिखना है 4/1 के फॉर्म में, क्योंकि अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तब मेरे पास जो मैट्रिसेस बनेंगे वो ये इक्वेशंस के तौर पर बनेंगे, यानी मुझे वही इक्वेशन मिलेगा। तो ये 4/1 का है यानी डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट को मैंने वेक्टर लेना है, याद रखना, जिसकी कॉलम 1 हो। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मैंने हमेशा वेक्टर में लेना है। तो 4/1 है। तो 4/1 को किस तरह में ऐसा मैट्रिक्स हो तो उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए रूल ये था कि मैट्रिसेस में कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम 4 होने चाहिए, यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम 4 होने चाहिए रो जितने भी हो, और दूसरे मैट्रिक्स का ऑलरेडी 4 है। तो मुझे कितने रो चाहिए, कॉलम चाहिए पहले मैट्रिक्स का, यानी मल्टीप्लाई का रूल क्या है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरे मैट्रिक्स हम लोग के पास है 4/1 है, यानी 4 रो है। तो पहले मैट्रिक्स का में कॉलम चाहिए, कितने चाहिए 4 चाहिए, तब ये मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैंने 4 कॉलम बनाने हैं। तो यहाँ पे 4 कॉलम बनेंगे, रो जितने भी हो वो आपकी मर्ज़ी है, वो किस तरह उसका भी रूल है। हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2/1 है, 2/1 है। तो यहाँ पे रो मुझे चाहिए 2 और कॉलम चाहिए 4, और यहाँ पे इस मैट्रिक्स का रो कितने हैं, रो 4 है, कॉलम 1 है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई अभी हो जाएगा। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा 2/1 का। तो यहाँ पे मुझे 2/1 मैट्रिक्स आना चाहिए, क्योंकि
इक्वल होने चाहिए मैट्रिक्स। तो ये इसलिए आ गया। अभी लेमडा एक्स, फिर मैंने लिखना है लेमडा वाई, फिर इसके बाद लेमडा फिर मैंने 0 0 फिर 0 0 लेमडा एक्स फिर लेमडा वाई, इस तरह मैंने लिखना है। यानी इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तब ये मैट्रिक्स इक्वेशंस बनेंगे। ये आपने समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसके लिए डिटेल में मैं प्रोवाइड करूंगा स्टेप्स वगैरह। फिर ये हम लोगों के पास क्या है, लोकल स्टिफनेस है, लोकल डिस्प्लेसमेंट है। लोकल डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने स्मॉल सिंबल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करना है। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन या ए मैट्रिक्स ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, याद रखना। और ये कैपिटल डी है क्योंकि ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स है। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। यानी जब भी मैंने लोकल डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करना है टोटल, या जब भी मैंने वैल्यू फाइंड करनी है लोकल डिस्प्लेसमेंट की, तब हम लोगों ने ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से, याद रखना। ये इसका रिज़ल्ट ये है। अभी जो मैंने बताया कि जब भी मैंने ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से, तो हमें मिल जाती है लोकल डिस्प्लेसमेंट। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो ये है, टी से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल टी से। इसी तरह और भी है। अगर हम लोगों ने लोकल फोर्स को कन्वर्ट करना है ग्लोबल फोर्स को फोर्स में, तब हम लोगों ने उसी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाया उसको हम लोगों ने ट्रांसफोर्स लेना है और लोकल फोर्स से मल्टीप्लाई करना है, तब हमें ग्लोबल फोर्स मिलेगी। यानी एक हम लोग ग्लोबल कोऑर्डिनेट कंसिडर करें और एक है मेंबर कोऑर्डिनेट या लोकल कोऑर्डिनेट। ये सब का चर्चा ये है कि जब हम लोगों ने लोकल फोर्स को कन्वर्ट करना है ग्लोबल में, तब हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म जो टी मैट्रिक्स बनाया उसका हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है। ये बेसिक स्टेप है, इसके मैं नहीं जाता, इसका डिटेल मैंने बताया। फिर फर्दर आपने देखना है कि किस तरह ये आया। और टी ट्रांसपोज है वो कुछ ये बनेगा। वहाँ पे हम लोगों ने रो को कॉलम में चेंज करना है। बेसिक जो रिज़ल्ट आए, अगर हम पहला तो रिज़ल्ट ये है कि लोकल कोऑर्डिनेट पे जो फोर्स होगा वो बराबर होगा लोकल कोऑर्डिनेट पे स्टिफनेस इनटू लोकल कोऑर्डिनेट पे डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक हम लोग जानते हैं हुक्स लॉ या जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उससे हम लोग जानते हैं, या स्टिफनेस के जो बेसिक डेफिनेशन है उसे जानते हैं। तो यहाँ पे अगर डी को मैंने कन्वर्ट करना है, यानी जो ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, तब हम लोगों ने लोकल फाइंड करना है, तो उसके हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेसिक एंड रिज़ल्ट है। डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की तो इक्वेशन ये बन गया। तो पूरे लेक्चर के जो रिज़ल्ट है वो ये है, ये आपने याद रखनी है। लोकल फोर्स इज़ इक्वल टू लोकल डिस्प्लेसमेंट या मेंबर स्टिफनेस इनटू लोकल डिस्प्लेसमेंट। तो फिर हमें पता, ये भी हम लोगों ने देखा कि लोकल डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, यानी टी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होगा, उस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट को, तब हमें लोकल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। फिर यहाँ पे डी की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँ तो मुझे इक्वेशन ये बनेगा कि लोकल फोर्स इज़ इक्वल टू मेंबर स्टिफनेस इनटू ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स इनटू ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट। एक रिज़ल्ट ये बन गया। फिर अगर मैं ग्लोबल फोर्स को मैं मालूम करूँगा तो जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है उसको मैं ट्रांसपोज लूँगा इनटू लोकल फोर्स। इसी की वैल्यू मैं फर्दर पुट करूँगा तो ये इक्वेशन बनेगा। यानी लोकल फोर्स बराबर होगा, ग्लोबल फोर्स बराबर होगा मेंबर स्टिफनेस ग्लोबल स्टिफनेस इनटू ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट। ये तो बेसिक डेफिनेशन है। फिर हम यहाँ पे जो ग्लोबल स्टिफनेस है वो बराबर है टी यानी ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू मेंबर स्टिफनेस इनटू ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये बेसिक ये खुलासा है लास्ट जो इसके रिज़ल्ट है पूरे लेक्चर के, आप देख ले। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब ये जो हम लोगों ने
सरसरी पढ़ा, इसका खुलासा पढ़ा, इसका त्योरे पढ़ा, वो आपको सही से समझ में आएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो आप पेशेंट होके देखिए, समझ होके पढ़े। तो थैंक्स टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।